जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग राजनीति शास्त्र के खंडवा पुस्तक के जो महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध क्या है या शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? आप उत्तर लिखेंगे, शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध है। इसमें बातों ही बात में एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। इसकी शुरुआत दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद 1945 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच हुआ था तथा इसकी समाप्ति 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के साथ हो गया। इसे ही शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है? आप लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अर्थात शीत युद्ध काल में, उत्तर शीत युद्ध काल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन यह उचित नहीं है। हालांकि विरोधी महाशक्तियों के सैनिक गुट समाप्त हो चुके हैं, यद्यपि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य विश्व में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग की भावना को विकसित करना है तथा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को लाना है। लेकिन अब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। अतः जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी रहेगी, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से तीसरी दुनिया के देश अपने को पूंजीवादी शक्तियों के दबाव से बचा सकेगा तथा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण कर सकता है। मतलब दो बातें हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की बात करता है तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी है। इसलिए है क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से ही जो दुनिया के ताकतवर देश है उस पर प्रभाव जमाया जा सकता है। अन्यथा जो छोटे देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो कमजोर देश हैं, उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आज का है, तीसरा प्रश्न है, भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई गई? भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई, अथवा भारत अपने आप को दोनों महाशक्तियों के गुट से अलग क्यों रखा, अथवा शीत युद्ध के दौरान भारत में दोनों महाशक्तियों में से किसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं जोड़ा? तीन प्रकार का प्रश्न है, लेकिन सबका उत्तर एक ही होगा। पहले प्रकार का प्रश्न होगा, पहले तरीके से पूछेगा, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? इस प्रश्न को दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है कि भारत अपने आप को दोनों महाशक्तियों के गुट से अलग क्यों रखा, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों में से भारत ने किसी के साथ संबंध क्यों नहीं जोड़ा। आप लिखेंगे, शीत युद्ध के दौरान भारत दोनों महाशक्तियों में से किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, अर्थात गुटनिरपेक्षता की नीति इसलिए अपनाई क्योंकि अगर भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाता
तो उसे अपने स्वतंत्र विदेश नीति निर्माण करने में परेशानी होती। इसके अलावा भारत को अपने विकास के लिए दोनों ही महाशक्तियों से सहायता की आवश्यकता थी, और यदि भारत किसी एक महाशक्ति के साथ गठबंधन कर लेता तो उसे दूसरी महाशक्ति में से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और अपने को किसी भी गुट में शामिल नहीं किया। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति से आप क्या समझते हैं, अथवा गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुट निरपेक्षता की नीति से आप क्या समझते हैं, या गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? आपका उत्तर होगा, गुट निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है किसी भी गुट का न होना। गुट निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है किसी भी गुट का न होना। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी रूस विश्व राजनीति पर अपना विचारधारा को फैलाने के लिए अलग अलग गुट का निर्माण किया या निर्माण करने लगा। नए स्वतंत्र देशों ने अपने स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण के लिए तथा दोनों ही महाशक्तियों से की सहायता से अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दोनों गुट से अपने को अलग रखने की नीति अपनाई, जिसे ही गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, क्या गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है? प्रश्न है, क्या गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है, अथवा जवाहरलाल नेहरू ने क्यों कहा कि गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है? आप लिखेंगे, गुट निरपेक्षता की नीति को पलायन की नीति नहीं माना जा सकता, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले विकासशील और गरीब देश के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं थी। अतः नए स्वतंत्र देश किसी शक्तिशाली देश के समूह में शामिल होकर उसके हित की पूर्ति का साधन नहीं बनना चाहता था। वहीं स्वतंत्र देश को अपने विकास के लिए दोनों महाशक्तियों की सहायता की आवश्यकता थी। अतः स्वतंत्र देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाकर अपने स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया। निर्माण ही नहीं किया, बल्कि दोनों शक्तिशाली देशों से सहायता प्राप्त कर अपनी अर्थव्यवस्था का विकास भी किया। इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति को नकारात्मक नीति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विकासशील देशों के लिए, नए स्वतंत्र देशों के लिए अपने देश की सुरक्षा की नीति थी। अगला प्रश्न है, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, वर्तमान विश्व में विभिन्न देशों के बीच भारी आर्थिक असमानताएं। वर्तमान विश्व में विभिन्न देशों के बीच भारी आर्थिक असमानताएं, जहां एक और आर्थिक संसाधन से संपन्न विकसित देश है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक संपदा से विहीन, गरीब, भूख और बीमारी से ग्रस्त अविकसित और विकासशील देश है। अतः समय समय पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि विश्व में ऐसी आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे विश्व के विभिन्न देशों के बीच जो आर्थिक असमानताएं हैं वे कम हो जाए और विकसित देशों के साथ विकासशील देश को भी अपने विकास के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सके। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के नाम से या नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है,
तनाव शैथिल्य क्या है, या तनाव शैथिल्य से आप क्या समझते हैं? तनाव शैथिल्य क्या है, या तनाव शैथिल्य से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे दितांत फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। दितांत फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है तनाव में शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में दितांत से अभिप्राय सोवियत संघ तथा अमेरिका के तनाव में कमी और उन दोनों में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता, सहयोग तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना से। मतलब अगर इसको एक वाक्य में कहा जाए कि तनाव शैथिल्य क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच तनाव में जो कमी की स्थिति देखने को मिली, तनाव के बीच जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और मित्रता की भावना का जो झलक दिखाई देने लगा, उसे ही तनाव शैथिल्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व तथा दो ध्रुवीय विश्व में क्या अंतर है? एक ध्रुवीय विश्व तथा दो ध्रुवीय विश्व में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा, वैसी स्थिति जब संपूर्ण विश्व की राजनीति में एक ही देश का वर्चस्व या प्रभुत्व हो। वैसी स्थिति जब संपूर्ण विश्व की राजनीति में एक ही देश का वर्चस्व या प्रभुत्व हो, एक ध्रुवीय विश्व कहलाता है। इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में सोवियत रूस के विघटन के साथ अमेरिका के नेतृत्व में हुआ। इसके विपरीत वैसी स्थिति जब विश्व के राजनीति में दो देशों का प्रभुत्व हो, दो ध्रुवीय विश्व कहलाता है। इसकी शुरुआत 1945 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दो उद्देश्य लिखे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दो उद्देश्य लिखे अथवा गुटनिरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति क्या है? आप लिखेंगे गुटनिरपेक्षता के संबंध में भारत की नीति है। गुटनिरपेक्षता के संबंध में भारत की नीति है, नंबर 1, किसी भी गुट में शामिल न होकर दोनों ही गुट के सहायता से अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के साथ अच्छे संबंध की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों रखना चाहती थी? शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां मतलब अमेरिका और रूस, सोवियत संघ छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करना चाहती थी या रखना चाहती थी? आप लिखेंगे उत्तर में, शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियां छोटे छोटे देशों को अपने गुट में निम्नलिखित कारणों से अपने गुट में शामिल करना चाहती थी। मैंने अपने गुट में निम्नलिखित कारणों से शामिल करना चाहती थी। पहला, छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों का अपने हित में प्रयोग करना। दूसरा, छोटे देशों के भूभाग को अपने सैनिक साधनों के रूप में प्रयोग करना। तीसरा, युद्ध और युद्ध सामग्री पर जो खर्चा हो रहा है उसे छोटे देशों में बांटकर अपने खर्च के बोझ को कम करना। इन्हीं कारणों से शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ छोटे छोटे देशों के साथ अपना छोटे छोटे देश को अपने समूह में शामिल करना चाहती थी। अगला प्रश्न है, शक्ति संतुलन क्या है या शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? शक्ति संतुलन क्या है या शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, शक्ति संतुलन वैसी स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी एक देश को इतना शक्तिशाली ना होने दिया जाए
कि वह अपने सिद्धांत को दूसरे पर लाद सके, तथा कोई देश इतना कमजोर ना हो कि वह साम्राज्यवादी शक्ति का शिकार हो जाए। राष्ट्रों के समूह में किसी एक राष्ट्र के अधिक शक्तिशाली बनने से रोकना, ताकि विश्व में शांति की स्थापना कायम हो सके और कमजोर देशों के प्रभुत्व की रक्षा हो सके, शक्ति संतुलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, पेरिस्त्रोइका और गलास्नोस्त का अर्थ स्पष्ट करें। पेरेस्त्रोइका और गलास्नोस्त का अर्थ स्पष्ट करें। आप लिखेंगे पेरिस्त्रोइका और गलास्नोस्त रूसी भाषा के दो शब्द हैं। इसमें पेरेस्त्रोइका का अर्थ आर्थिक नवनिर्माण तथा गलास्नोस्त का अर्थ आर्थिक खुलापन होता है। मार्च 1950 ईस्वी में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत रूस का राष्ट्रपति बना, तो उन्होंने सोवियत रूस के जर्जर अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए नया सोच प्रस्तुत किया, जिसे ही पेरिस्त्रोइका और गलास्नोस्त के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सोवियत रूस के विघटन के प्रमुख कारणों को लिखें। मतलब 1991 ईस्वी में सोवियत रूस 15 राजनीतिक खंडों में विभक्त हो गया, 15 राजनीतिक खंडों में बट गया। इसके पीछे क्या कारण थे? तो आप लिखेंगे सोवियत रूस के विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, स्टालिनवादी संगठन की विफलता। नंबर 2, लोगों में आर्थिक असंतोष। नंबर 3, सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार का बोलबाला। नंबर 4, योग्य नेतृत्व का अभाव। नंबर 5, नस्लीय राष्ट्रवाद का उदय। नंबर 6, मानव पूंजी की हानि। और नंबर 7, पाश्चात्य उदारवाद का प्रभाव। इन्हीं कारणों से 1991 ईस्वी में सोवियत रूस का विघटन हुआ। अगला प्रश्न है, नई विश्व व्यवस्था क्या है? नई विश्व व्यवस्था क्या है, या नई विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति पर एकमात्र अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। अतः अमेरिका ने जिस व्यवस्था को स्थापित किया उसे ही नई विश्व व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अमेरिका के द्वारा स्थापित नई विश्व व्यवस्था में कानून के शासन, आतंक और भय से मुक्त विश्व, सभी स्वतंत्र राष्ट्रों में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी क्या है, या शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? शॉक थेरेपी क्या है, या शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा 1991 ईस्वी में साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवाद व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण काल से गुजरा। इसी विषम परिस्थिति में रूस या मध्य एशिया के देश और पूर्वी यूरोप के देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पूंजीवाद की ओर संक्रमण का जो विशेष मॉडल अपनाया, मतलब साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर आने के लिए जो विशेष मॉडल को अपनाया, तथा विदेशों से वित्तीय सहायता लेकर उदारीकरण के मार्ग को अपनाया, विद्वान इसे ही शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? आपका उत्तर होगा 11 सितंबर 2001 को इस्लामिक कट्टरवाद ने अमेरिका के दो प्रमुख भवनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तथा पेंटागन को क्षतिग्रस्त कर दिया। अमेरिका इस घटना के पीछे अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन के हाथ को होने की संभावना किया या माना। चूंकि ओसामा बिन लादेन उस समय अफगानिस्तान में छिपा था
अतः अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों की सहायता से अफगानिस्तान पर आक्रमण करके तालिबान के शासन को सफाया करने के लिए जो सैन्य अभियान चलाया उसे ही ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं अथवा एक ध्रुवीयता क्या है? आपका उत्तर होगा, एक ध्रुवीय विश्व से तात्पर्य वैसी स्थिति से है जिसमें संपूर्ण विश्व की राजनीति में एक ही देश का वर्चस्व हो। उसका मुकाबला करने में कोई अन्य देश सक्षम ना हो, इसी स्थिति को एक ध्रुवीयता कहते हैं। इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में अमेरिका के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है अथवा प्रथम खाड़ी युद्ध का वर्णन करें। आप लिखेंगे 1990 ईस्वी में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिया। जब इराक को सुरक्षा परिषद ने समझाने का काफी प्रयास किया कि आप कुवैत को मुक्त कर दें, लेकिन इराक नहीं माना, तब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने इराक की कब्जा से कुवैत को मुक्त कराने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों के 6,60,000 सैनिकों की सहायता से इराक पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में इराक पराजित हो गया। इसी सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। यह घटना जनवरी 1991 में घटी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय संगठन निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या है? मतलब क्षेत्रीय संगठन क्यों बनते हैं, इस क्षेत्रीय संगठन के बनने के पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है? आप लिखेंगे, क्षेत्रीय संगठन के निर्माण के पीछे प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परस्पर सहयोग के द्वारा विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। नंबर 2, सदस्य देशों के बीच आपसी तनाव में कमी लाना। नंबर 3, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में प्रगति करना। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी आवाज को बुलंद करना। अगला पॉइंट, आपसी विवादों एवं समस्याओं को मिलजुल कर समाधान करना। और अगला पॉइंट होगा, सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को क्या देना, बढ़ावा देना। यह है क्षेत्रीय संगठन के स्थापित होने के उद्देश्य। अगला प्रश्न है, आसियान क्या है? आसियान क्या है, इसके उद्देश्य को लिखिए। आसियान क्या है, इसके उद्देश्य को लिखिए। आप लिखेंगे, आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा की गई। इसके प्रारंभिक सदस्य 5 थे, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है या 10 हो गई है। इसका मुख्यालय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है। इसका प्रमुख उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान करना या आधार बनाना, आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना, साझे हित के मामले में परस्पर सहायता और सहयोग करना, क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक अस्थायित्व को सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं के साथ निकट संबंध बनाना। अगला प्रश्न है, शार्क या दक्षेस क्या है? शार्क क्या है या दक्षेस क्या है, इसके 2 उद्देश्य लिखिए। आप लिखेंगे, शार्क जिसे दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। सार्क जिसे दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका गठन 1985 ईस्वी में
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया। इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का उद्देश्य या सिद्धांत दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, दक्षिण एशिया के देशों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का विकास करना, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये रहा राजनीति शास्त्र खंड ब के पाठ संख्या 11 से लेकर पाठ संख्या 15 तक, या पाठ संख्या 1 से लेकर पाठ संख्या 5 खंड ब के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर के एग्जाम में, उसका हमने लघुत्तरीय प्रश्नों को किया। कल के क्लास में इससे आगे के चैप्टर पर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।